चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है उसमें हम चलेंगे अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप के अंदर ये है अरब प्रायद्वीप। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये अरब प्रायद्वीप है। ठीक है? अरब प्रायद्वीप जो है घिरा हुआ है आपके, पूरा लाल सागर है इस तरफ। ठीक है, लाल सागर। ठीक है, यहाँ पर जल संध्या है बाबल मंडेव। ठीक है, और यहाँ पर ये है यमन। यमन, ओमान, परिचित होंगे नाम से। देखिएगा, ये हमारा भारत से बिल्कुल नजदीक ये अबू धाबी वगैरह है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जिसे कहा जाता है, वह क्षेत्र है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां पर आज की जो जनजाति है जिसे हम पढ़ेंगे, जिसे बडाविन्स ऑफ अरेबिया या अरब के बद्दू कहा जाता है, ये उष्ण मरुस्थलों में रहने वाले एक पशुचारक है जो इस रेगिस्तान में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ना, ये रेगिस्तान, जैसे रब अल खली, ठीक है, रियाद सऊदी अरेबिया, ये ओमान, यमन, यहाँ पर आपको अदन भी मिलेगा, ये गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये पर्शिया की खाड़ी या फारस की खाड़ी जिसे कहा जाता है, तो ये फारस की साड़ी खाड़ी है। फारस की खाड़ी के ठीक ऊपर यहाँ पर है आपका कुवैत। ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसके ऊपर यहाँ पर है आपका इजराइल, यहाँ है जॉर्डन। ठीक है, यहाँ है सीरिया। ये जो क्षेत्र है इराक, ईरान का, बगदाद का, यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। सीरिया का डेजर्ट। ठीक है, तो ये जो डेजर्ट का इलाका है वहां पर ये जनजाति निवास करते हैं। हमने अक्सर सुना है, आपने जेरूसलम का नाम सुना होगा, यहाँ पर है जेरूसलम। ये है गाजा पट्टी, जो आपने इतिहास के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ये है इजराइल। ये तो रहा इस इलाके की बात, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जिस जनजातियों की बात कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम किस रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। इससे पहले का जो अध्ययन रहा हमारा, उस अध्ययन के अंदर हमने विभिन्न जो जनजातियों को पढ़ा। तो हम बेसिकली अभी जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर बात करें, तो हमने अलग अलग क्षेत्रों के में पाई जाने वाली अलग अलग जनजातियों के बारे में पढ़ा। जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा उनको लोकेट कर लेते हैं। यहाँ सबसे नीचे ये केन्या वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमने मसाई को पढ़ा। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर पिग्मीज को पढ़ा, पिग्मी जनजाति को पढ़ा। इसी प्रकार से यहाँ पर कल जो हम पढ़ रहे थे, वो इस पठारी भाग में यूराल पर्वत के, ये हो गया कजाकिस्तान। यहाँ पर जो है हमने किर्गिस्तान को पढ़ा। किर्गिस्तान में रहने वाली जो जनजाति है, जिसे किर्गिज कहा जाता है, उसको पढ़ा। तो ऐसे अलग अलग जनजातियों को पढ़ा। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा अरब के बद्दू, बड़ाविंस ऑफ अरब, या गर्म मरुस्थल के पशुचारक, या हॉट डेजर्ट जो है उसके पशुचारक। अगर हम बात करें कि ये जो लोग हैं मुख्य व्यवसाय क्या करते हैं, तो कृषि योग्य भूमि न होने के कारण तथा जलवायु कठोर होने के कारण यहाँ के लोगों का प्रमुख जो व्यवसाय है वो है पशुचारण।
पशुचारण पर ही निर्भर रहते हैं। मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पशुओं को ये चराकर अपने जीविका का उपार्जन करते हैं। तो नोमैडिक लाइफ जीते हुए या खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हुए ये अरब के मरुस्थल में निवास करते हैं। यहाँ पर दो मरुस्थल के जो क्षेत्र हैं, जिसमें एक तो है हमद और एक है नेफद। वहां पर ये रहते हुए, हमद जो होता है वो जो पथरीला जो मरुस्थल होता है उसे हमद कहा जाता है, या हमारे यहाँ पर उस क्षेत्र को हमाडा कहा जाता है। अगर हमाडा कहाँ पाया जाता है, आप में से कुछ बाड़मेर के निवासी होंगे, तो जैसे ही हम नाकोड़ा और जसोल के बीच में जाते हैं तो एक क्षेत्र आता है हमाडा। वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पथरीला एक रेगिस्तान पाया जाता है। रेगिस्तान का एक ऐसा इलाका जहां पर केवल पत्थर ही पत्थर मिलते हैं, उसे हमादा कहते हैं। तो उस प्रकार के क्षेत्र हमद में ये निवास करते हैं। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर केवल स्टेपी घास देखने को मिलेगी, और वो भी ग्रीष्म काल में सूख जाती है। पशुओं के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हाथी नहीं मिलेंगे, यहाँ ऊंट, गधे, बकरियां, इस प्रकार के जानवर मिलेंगे। तो कठोर जीवन व्यतीत करते हुए ये किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, उसी को एक झलक देख लेते हैं। दिखने में ये किस प्रकार से दिखते हैं, तो इस प्रकार से कपड़ा और कपड़े के ऊपर रिंग डाली हुई जैसी टोपी पहने हुए इस प्रकार के जो अरब लोग होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि बद्दू आदिवासी शुष्क गर्म मरुस्थलीय परिवेश में घुमक्कड़ यानी नोमैडिक पशुचार पालक या आपके हेडिंग का जो वर्क है वो करते हैं। इनकी जीवन पद्धति परंपरागत व्यवसाय और विश्वासों पर आधारित है। इनके पूर्वज जो व्यवसाय करते थे उसी व्यवसाय को कर कर, यानी केवल और केवल जीवनोपार्जन करना इनका एक उद्देश्य रहता है। और प्रकृतिवादी होने के कारण ये किसी भी प्रकार के नवीन बदलावों को अपने अंदर नहीं लाना चाहते। ये पुरानी परंपराओं के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और आज भी ये पशुओं को चराने का काम ही करते हैं। अपने कबीलों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से घूमते रहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, और इनकी जो प्रजाति है वो अरब प्रदेशों से मिलती हुई मानी जाती है। कद लंबा, शरीर काफी बलशाली, नाक तीखी और रंग इनका साफ होता है। ये साहसी होते हैं, निडर होते हैं और परंपरागत रूप से प्रकृतिवादी होते हैं। प्रकृति ने जैसा कहा या प्रकृति ने जो इन पर जुर्म ढाया है उसको वह सहर्ष स्वीकार करते हैं। वैसे ही वातावरण में उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। ये अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं। प्रकृति को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रकृति को बदलने की कोशिश करने वाले संभववादी कहलाए। जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल देते हैं वो कहलाए प्रकृतिवादी, नियतिवादी, निश्चयवादी। तो उन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ ये शत्रु एवं आक्रामक तौर पर क्रूर, बर्बर और धूर्त भी होते हैं। अगर धूर्तता की बात करें तो क्या कारण है, तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की भयंकर कमी, तेज धूप, चरागाहों के लिए अक्सर होने वाली लड़ाइयां, ऐसा कठोर जीवन इन व्यक्तियों को क्रूर बना देता है। यहाँ झगड़े पानी के लिए होते हैं, यहाँ झगड़े घास के लिए होते हैं। इस कारण ये थोड़े से क्रूर और बर्बर प्रकार के होते हैं, आसानी से किसी को भी मार देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो अच्छे मित्र, उदार, मिलनसार, वफादार और खातिरदार भी होते हैं। जब हम मूवीज देखते हैं तो अरब किरदार, जो अरब क्षेत्र के रहने वाले जो लोगों के कभी दृश्य दिखाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि खूब आदर सत्कार उन लोगों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अरब साम्राज्य के विस्तार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी इनके कल्चर की बात करें तो जो दुबई के या जो यूएई के जो प्रमुख शासनाध्यक्ष है या जो महाराजा है, उनकी पारंपरिक वेशभूषा आज भी इसी प्रकार की है। वो सूट वूट नहीं पहनते। वो आज भी जो सफेद कलर का जो कह सकते हैं कि उनका जो पहनावा है, सिर के ऊपर व्हाइट कपड़ा और उस पर ब्लैक कलर की रिंग,
उनका जो परंपरागत पहनावा है, उसी परंपरागत पहनावा को ये लगाकर चलते हैं और उसी को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वभावतः साहसी और निडर होने के कारण बड़े लड़ाकू योद्धा भी कहलाते हैं। बात करें कि ये बद्दू शब्द कहाँ से आया, तो अरबी शब्द है बदुईन। एक अरब मानव जाति है जो पारंपरिक रूप से खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं और अशाइर नाम के कबीलों में बटे हुए। ये अधिकतर जॉर्डन, इराक और जो अरब का प्रायद्वीप है और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में ये मिलते हैं। अरबी भाषा में दो प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, एक होता है अर्ध शुष्क क्षेत्र और भीषण शुष्कता वाला क्षेत्र। इस इलाके को कहा जाता है बदियह और बदियह में जो रहते हैं उन्हें कहा जाता है बदू। जबकि पूर्ण जो रसारा रेगिस्तान होता है जिसमें केवल रेत ही रेत दिखाई देती है, उसे कहा जाता है सहरा। जिसे सहारा रेगिस्तान का जो नामकरण हुआ वो किस प्रकार से, पूर्ण रेगिस्तान, पत्थर नहीं मिलते हैं, केवल रेत ही रेत मिलती है, तो वो कहलाता है सहरा। और जहां पर रेत के साथ बड़े बड़े से पत्थर भी मिलते हैं तो उसे अर्ध सेमी डेजर्ट कहा जाता है, उसे कहा जाता है बदियह। तो बदियह और सहरा में रहने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें बदुवी या बदावीन या बद्दू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो सऊदी अरब का ये जो क्षेत्र है जिसमें यहाँ पर एक रेगिस्तान पाया जाता है जिसको कहा जाता है रब अल खली का ये रेगिस्तान यहाँ पर, तथा यहाँ पर निजद का जो पठारगी क्षेत्र है वहां पर ये लोग निवास करते हैं। इराक, ईरान जो क्षेत्र है वो आपके इस तरफ आ जाता है। भारत का जो क्षेत्र है इसके ठीक नीचे की तरफ कह सकते हैं, यहाँ पर ये ओमान है, यहाँ पर यमन है। तो इन क्षेत्रों में ये मिले जुले तौर पर रहते हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है इनकी अभी वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 10 लाख के आसपास ये सूडान जो अफ्रीका में है, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया में, और इराक, जॉर्डन, लीबिया, इजिप्ट जिसे मिस्र कहा जाता है, यूएई, सीरिया, यमन, कुवैत, ईरान, मोरक्को, इजराइल, लेबनान, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, बहरीन, कतर, वेस्ट बैंक और ओमान के क्षेत्रों में ये अभी वर्तमान की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर इस प्रकार के पाई जाती है। बात करते हैं इनके क्षेत्रों की, तो निवास स्थान मुख्य रूप से कह सकते हैं यमन, अदन, ओमान और नजद का पठार। तो ये प्रमुख जो क्षेत्र है। तो इसके अलावा जैसे कहा जाता है कि अफ्रीका का ये क्षेत्र है, यानी भूमध्य सागर के आसपास का लगा हुआ जितना भी क्षेत्र है वहां पर, जहां पर आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, उन सभी जगह पर ये जनजातियां देखने को मिलेगी। तो वेस्टर्न जो सहारा का जो क्षेत्र है वहां पर मिलेगा, कुछ मोरक्को में मिलेंगे, कुछ अल्जीरिया में मिलेंगे, लीबिया, इजिप्ट जिसे मिस्र कहा जाता है, सऊदी अरेबिया का क्षेत्र, यमन, ओमान, इराक, इन क्षेत्रों में ये जनजातियां निवास करती हैं। आगे बढ़ते हैं। बद्दुओं का परंपरागत निवास क्षेत्र जो है मध्य और उत्तरी अरब क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र है जो मध्य उत्तरी सऊदी अरब से लेकर पश्चिमी इराक, दक्षिणी सीरिया, जॉर्डन तथा इजराइल के नगब या नगेब मरुक्षेत्र तक फैला हुआ है। मध्य सीरिया यानी सीरिया का जो मध्य भाग है, सीरिया आपके इराक का जो हिस्सा है, अगर हम बात करें यहाँ से लगाकर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर फैले हुए। तो जॉर्डन, इराक होते हुए सऊदी अरब के उत्तरी भाग जिसे रुवाला कहा जाता है, तो वहां तक फैले। और रुवाला में जो रहते हैं उन्हें रुवाला बदू या रुवाला बडाविंस भी कहते हैं। रुवाला जो शब्द है कहा जाता है कि जो ऊँटनी का जो दूध होता है, कैमल मिल्क, उसे रुवाला वहां की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो वहां तक ये फैले हुए हैं। इस मरुस्थल की बात करें तो दो बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं, एक हमद का पथरीला मरुस्थल और दूसरा है आंतरिक मध्य भाग में स्थित नजद का रेतीला मरुस्थल, जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि थोड़ा सा पठारी रूप में है। तो यहाँ पर दो प्रमुख ये इस प्रकार के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहां पर ये जनजाति रहती है। उत्तरी भाग को नफद और पूर्वी भाग को दहना यहाँ इन क्षेत्रों में कहते हैं। जलवायु की बात करें तो यहाँ मरुस्थलीय रेतीला क्षेत्र है जो जन शून्य है या निर्जन है या बहुत कम मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं। जून और सितंबर में यहाँ पर तीव्र तेज गर्मी पड़ती है। औसत तापमान
40 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ष भर बना रहता है, बहुत अधिक तापमान रहता है, तेज धूल भरी आंधियां यहाँ पर दिन भर चलती रहती है। यही कारण है कि तेज आंधियां चलती हैं, इस कारण ये सिर पर कपड़ा रखते हैं और इस प्रकार के लबादा नुमा वस्त्र पहनते हैं, जिन्हें आसानी से कह सकते हैं कि झटका जा सके। तो इस प्रकार के दूसरा, तेज गर्मी होने के कारण इनकी जो वस्त्रों का जो रंग होता है वो भी आपको वहां पर सफेद रंग का मिलेगा, या फिर रेड एंड व्हाइट चेक्स के आपको वहां पर स्कार्फ उनके पहने हुए देखने को मिलेंगे। वर्षा नाम मात्र होती है। दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर सर्दी पड़ती है, और सर्दी इतनी अधिक पड़ती है कि यहाँ पर कभी कभी हिमपात, ओलावृष्टि भी यहाँ पर हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर विक्षोभों से, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, यानी भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, तो वहां से जो नम हवाएं उठती है और उससे जो चक्रवाती वर्षा होती है, जिसे भूमध्य सागरीय चक्रवात या विक्षोभ कहा जाता है, उनसे यहाँ पर नवंबर में, अक्टूबर में वर्षा हो जाती है। वनस्पति के नाम पर बात करें तो छोटी घास के चरागाह मिलते हैं, और इन्हीं चरागाहों पर ये निर्भर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शारीरिक संरचना की बात करें तो किस प्रकार की, लंबा कद, चेहरा लंबा, बाल इनके काले, चमड़ी का रंग पीला। इस प्रकार की जो विशेषताएं बताती हैं कि ये दक्षिण पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन तथा आर्मीनियन प्रजातियां जो हैं, उनका मिश्रण इन्हें माना जाता है। ये प्रजातियां क्या होती हैं वो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा, तो हम उनके बेसिस को भी समझेंगे कि कैसे हम एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग बता सकते हैं, या कुछ कौन कौन से आधार होते हैं जिन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। भोजन की बात करें तो जिस क्षेत्र में ये निवास करते हैं, तो पथरीला क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, बहुत तेज गर्मी रहती है, तो यहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं है। वनस्पति यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलती है, इसलिए इनका जो मुख्य जो भोजन रहेगा पशुओं पर आधारित रहेगा। तो पशुओं से इन्हें दूध मिलता है और मांस मिलता है, तो इसी का सेवन करते हुए ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी फसलें भी उगाई जा सकती हैं, जैसे कि आपके बाजरी, ज्वार, तो इनका भी सेवन करते हैं, या फिर आसपास के जो किसान है वहां से ये मांस या दूध के बदले इन पदार्थों को प्राप्त करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्य भोजन जो है ऊंटनी का दूध, जिसे रुआला भी कहा जाता है, उससे प्राप्त होते हैं। ये दूध को जो है कच्चा पीते हैं, या उसको खट्टा करके, खट्टा करने का अर्थ होता है उसका दही बनाकर भी उसका सेवन ये करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये या पनीर मक्खन, ये थोड़ा सा नहीं समझे आप, पनीर मक्खन नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या खाते हैं, जौ और मक्के की रोटी और मांस का सेवन भी ये करते हैं। मेहमानों का जो स्वागत है वो कहवा पिलाकर, यानी कॉफी इस क्षेत्रों में काफी होती है। जो सागर तटीय क्षेत्र है वहां से कॉफी मिलती है, और कॉफी पिलाकर ये उनका स्वागत करते हैं। भेड़ बकरियों के मांस का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं को, भेड़ बकरियों को पालते हैं, और भेड़ बकरियों को पालते हुए ये वर्ष में लगभग 9 से 10 महीनों तक ये कह सकते हैं कि जो शुष्क मरुस्थल के जो शुष्क चरागाह, ड्राई जो पास्चर्स होते हैं, जिसे शुष्क चरागाह कहा जाता है, उसके भीतरी भागों में ये रहते हुए वहां पर अपने पशुओं को लेकर जाते हैं और वहां पर पशुओं को चराते हैं। ठीक है, जैसे ही गर्मियों का समय आता है तो ये क्या करते हैं कि जो आसपास के जो रहवासी क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना डेरा डाल देते हैं, और वहां पर भेड़ बकरियों को बेचकर उसके बदले अनाज, वस्त्र और औजार प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, गर्मियों का जो बहुत कठोर काल है समाप्त हो जाता है, तो वापस ये अपने पशुओं को लेकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो ओएसिस पाए जाते हैं, जिसे मरुद्यान कहा जाता है, उन मरुद्यान के पास, मरुद्यान का अर्थ होता है, मैंने एक आपको ग्रुप के अंदर बताया था, एक रेगिस्तान का एक चित्र पोस्ट किया था जिसमें ऊंट, काफी संख्या में ऊंट पहाड़ों के बीच में पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो इस प्रकार से पानी वाला जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्रों में पानी की वजह से वहां पर घास उग जाती है और पीने के लिए पानी मिल जाता है, तो उन क्षेत्रों के आसपास ये अपना डेरा डाल देते हैं, वहां पर अपने घास लाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। घर की सामग्रियों को अगर बात करें तो इनकी जो सामग्री है, वो सामग्री भी मुख्य रूप से जो बनी रहती है वो ऊंट के बाल होंगे या भेड़ की बकरियों के बाल होंगे, उसी से ये रस्से बनाते हैं, उससे ही बिछाने के इनके वस्त्र होते हैं,
और इनका जो घर होता है वो भी कह सकते हैं कि इन्हीं चमड़े और इन्हीं पर आधारित रहते हैं। कपड़ों की बात करें तो ये लंबे चोगे यानी पजामे और चोगे जो होते हैं, चोगे यानी बहुत बड़ा सा एक कुर्ता जो होता है जो घुटनों से नीचे तक आता है, उसको ये पहनते हैं, सिर पर स्कार्फ बांधते हैं और तंबू जो टेंट होते हैं उसमें रहने का कार्य करते हैं। इनके जो तंबू होते हैं वो बकरी के बाल से बनी हुई जो पट्टियां होती हैं, हमारे यहाँ पर भी जो देवसी समुदाय है वो बकरी के बाल से इस प्रकार से रस्सियां बनाते हैं और उससे वो पट्टियां बनाते हैं, दरी पट्टियां आपने देखी होगी, तो उनसे ही अपने तंबू का निर्माण करते हैं। तंबू की बात करें तो इसमें भी 3 भाग होते हैं, जिसमें एक में तो पुरुष लोग रहते हैं और मेहमान लोग रहते हैं, एक भाग में स्त्रियां और नौकर रहते हैं, और एक भाग में कह सकते हैं कि अपने अनाज वगैरह को, बोरों को रख देते हैं। तो एक कबीले से दूसरे कबीले पर ये आक्रमण, लूट खसोट वाला कार्य भी करते हैं, लेकिन मेहमानों के प्रति काफी खातिरदार होते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। समाज की बात करें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वफादारी का बहुत ज्यादा महत्व है, इसमें श्रेणियां होती हैं। पहले अपने करीबी परिवार से, सबसे ज्यादा करीबी परिवार से रिश्ता रखते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों से रखते हैं, फिर कबीले से, यानी पहले मेरा परिवार, फिर मेरे रिश्तेदार, फिर मेरे कबीले। एक कहावत कहता है कि मैं अपने भाइयों के विरुद्ध, मैं और मेरे भाई अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध, मैं और मेरे रिश्तेदार अपने कबीले के विरुद्ध, और मैं और मेरा कबीला जो अजनबी होते हैं उसके विरुद्ध करते हैं। यानी सबसे पहले मैं और मेरा भाई साथ रहेंगे, फिर मेरे भाई और मैं अपने रिश्तेदारों के प्रति जवाबदार रहेंगे, मैं, मेरा भाई और रिश्तेदार कबीले के प्रति जवाबदार रहेंगे, और जो कबीला है वो अजनबी के विरुद्ध एक साथ रहेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। एक बद्दू परिवार को ये बैत कहते हैं, जिसका अर्थ होता है घर या तंबू। और जिस तंबू में ये रहते हैं, जिस घर को, जिसको कहा बैत कहा जाता है, तो उसको बैत अस शहर कहा जाता है, और इसका अर्थ होता है बालों का बना हुआ घर। मैंने कहा कि बाल कहाँ से, बकरियों के बाल से बनी हुई जो पट्टियां होती हैं उनसे ये बनाते हैं, इसलिए इन्हें बैत अस शहर कहा जाता है। इसमें एक दंपति अपने माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अक्सर बैतों बैतों का यानी जो उनके घर होते हैं उनका एक समूह एक साथ लगाया जाता है, और जहां पर ये समूह लगाया जाता है उसको गांव, जैसे हम कहते हैं गांव, तो ये उसको गौम कहते हैं। जहां पर बहुत सारी इस प्रकार की झोपड़ियां बनी रहती हैं। ये झोपड़ियां अक्सर उस क्षेत्रों में लगाई जाती हैं जिन क्षेत्रों में घास की उपलब्धता रहे, या जो पीने युक्त जो पानी है वहां पर उपलब्ध रहे, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के गौ स्थापित किए जाते हैं। तो इनकी जो टेंट है, जो घर है, वो कहलाता है बैंत। और बहुत सारे जो बैंत होते हैं, जो एक कबीला, एक समूह बनते हैं, उसको गांव या गौम कहते कहा जाता है। और जो गांव होता है, उस गांव में आपसी रिश्तेदार होते हैं। लेकिन अक्सर कोई नव विवाहित स्त्री किसी गांव का भाग बनती है, यानी कोई स्त्री उस नए गांव में आती है, तो उसके साथ कुछ पुरुष संबंधी भी, यानी उसके जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो भी उस गांव में आ सकते हैं। इसके अलावा कोई गांव में नहीं आ सकता, वो उनके लिए अजनबी कहलाते हैं। गांव के ऊपर की बात करते हैं, तो उससे पहले गांव के ऊपर एक वर्ग होता है जिसे इब्न अम कहला जाता है। ये इसका समाज हो सकता है, गांव, गांव के ऊपर उसका समाज। ये क्या कंट्रोल करता है, जिसका अर्थ होता है चाचा या ताया का बेटा, यानी एक ही परिवार का तो एक बन गया गांव, उसमें उसी के रिश्तेदार हो गए, लेकिन उसके पिता के भाई की संतानें जो रहेंगे, चाचा ताया जो रहेंगे, उनके जो परिवार होंगे वो कहलाएंगे इब्न अम। इसमें एक ही परिवार के 3 से 5 पीढ़ियों के वंशज शामिल है। तो अभी तक हमने कहा कि सबसे बड़ा क्या होता है, इब्न इम होता है, इब्न इम से छोटा होता है गौम, और गौम से छोटा होता है बैंत। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन इनके समाज का, इनके परिवार का चलता रहता है। अक्सर किसी वंशज के गुट के भिन्न भिन्न गौम अलग अलग व्यवसाय में लगे रहते हैं, अलग अलग गांव, अलग अलग व्यवसाय रहते हैं। अगर किसी गांव को आर्थिक या परेशानी होती है, तो उस वंशज के जो गुट होते हैं दूसरों की, एक गांव दूसरे गांव की मदद करते हैं। और कभी कभी अजनबी जो आते हैं, तो उस अजनबियों को भी किसी वंशज गुट में शामिल कर दिया जाता है। जानते हैं।
ठीक है? तो इस प्रकार से सभी लोग अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं और कबीलों को बैनी, बनू कहा जाता है और कभी-कभी जिस प्रकार से अजनबियों को भी अपने कबीलों में दाखिल कर लेते हैं और वो स्वयं को उसी पूर्वज का वंशज समझने लगते हैं। अजनबी आया, नहीं पता है आपको किस वंशज का है, तो ठीक है, आज से तू हमारे ही वंशज का व्यक्ति कहलाएगा। तो इस प्रकार से इनकी व्यवस्था चलती है और इसी प्रकार से ये जो जनजाति हैं, वो इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मुख्य रूप से इनका जो व्यवसाय है, वो आपको बता दिया गया है। पशुपालन का व्यवसाय है, मुख्य रूप से खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है। हम्द और नेफद का जो मरुस्थल का क्षेत्र है, वहाँ पर ऊँटों और बकरियों के भेड़ को पालते हैं। ये एक पथरीला मरुस्थल का क्षेत्र है, ये रेगिस्तानी मरुस्थल है, जहाँ पर ये इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से दूसरी जो विशेषताएँ हमने देखी कि कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, तो ये मेहमानों का स्वागत अच्छी तरीके से करते हैं। वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र जो है इनके, जो गर्म जलवायु होने के कारण केवल सूती वस्त्र पहनते हैं और बहुत ढीले-ढाले वस्त्रों का ये उपयोग करते हैं। पुरुष जो होते हैं, वो कुर्ते वगैरह का जो कह सकते हैं कि आपके उपयोग करते हैं और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो है पहनावा, वो मैंने आपको जो चित्र में आपको शेयर किया है, तो उस प्रकार का एक महिलाओं का भी इनका जो वस्त्र रहता है, वो इस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से एक सम्मिलित रूप से एक कठोर जीवन व्यतीत करते हुए ये अपने आप को इस प्रकार के मरुस्थलीय जीवन में अपने आप को ढाले रखते हैं। इसके अलावा क्या विशेषताएँ बात करते हैं, तो ये पायजामा या चोगा पहनते हैं। सर्दियों में कह सकते हैं कि वो जो भेड़ होती है, उसकी बाल से बनी हुई जैकेट का ये प्रयोग करते हैं। ठीक है? व्यवसाय की बात करें तो मुख्य रूप से इनका पशुपालन का व्यवसाय है। चमड़ा प्राप्त करते हैं, ऊँट से दूध प्राप्त करते हैं, उसके बाल प्राप्त करते हैं। तो मुख्य रूप से इनका जो जानवर है, वो ऊँट है। अब ऊँट क्यों रखते हैं तो इसके संबंध भी है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में रहता है तो आसानी से उसके जो पैर है गद्देदार होने के कारण रेत में धँसते नहीं है। बिना पानी पिए भी ये काफ़ी लगभग 2-3 सप्ताह तक रह सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण ऊँट ही इनका साथी होता है और जहाँ पर भी मरुद्यान मिल जाते हैं, यानी ओएसिस मिल जाते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था और खाद की आवश्यकता रहती है, खाद्यान्न या फिर चारागाह मिल जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में ये अपने आप को वहाँ पर वहाँ पर खेमा लगा देते हैं या फिर तंबू लगा दें। इसके अलावा मरुद्यान जो होते हैं जिसे ओएसिस कहा जाता है, तो ओएसिस के पास के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर इन्हें जौ, मक्का, खजूर, खरबूजे, सब्जियाँ इत्यादि भी मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है। घर की बात मैंने बता दी है कि घर जो होते हैं इनके घुमक्कड़ जीवन व्यतीत होने के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा घूमने के कारण इनके खाल या चमड़े या फिर आपके जो पशुओं के जो बालों से बनी हुई जो दरी पट्टियाँ होती हैं, उनसे इनके बने हुए वस्त्र होते हैं। सामाजिक संगठन की बात हो चुकी है, तो इस प्रकार से ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इस प्रकार से लगभग मेरे हिसाब से सारी की सारी जनजातियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर भी